चलो तो वर्क एनर्जी में हमने कोलिजन से पहले तो करा दिया था, ठीक है। कोलिजन से पहले हमने करा दिया था। अब चलो इसमें लिखो कोलिजन। कोलिजन इलास्टिक और थर्ड में कौन सा है? परफेक्टली इन इलास्टिक और कंप्लीटली इन इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। बताओ कि क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में, क्या होता है? इसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व, इसमें और इसमें क्यों? मोमेंटम सभी में कंजर्व होता है, कोई भी कोलिजन में मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, ठीक है। तो चलो लिखो, फर्स्ट लिखो, इसी में एक डेरिवेशन आता है, ठीक है। फर्स्ट में ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, समझ गए? तो एक एक करके हम करा रहे हैं इसमें डेरिवेशन। फर्स्ट में क्या होता है? मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होता है। फर्स्ट में मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम और एनर्जी क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो चलो इसको हम डिटेल से करते हैं। जैसे पहले हम कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, तो जैसे मान लो कि इसका मास m1 है और इसका स्पीड u1 है, ठीक है। और इसका मास मान लो कि m2 है और u2 है। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है, ये कॉमन स्पीड से मूव से करेगा ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये m1 है और ये m2 है, ये v2 और v1। ये क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसमें देखो u1 u2 क्या है? नोन है। और v1 v2 हमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पी आई इजकल टू कितना हो जाएगा? पी एफ, यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इजकल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि m1 को एक साइड लाते हैं और m2 को एक साइड लाते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं m1 u1
माइनस M1 V1, और इसको हम लिख देते हैं M2 V2 माइनस M2 U2। इसमें से M कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा U1 माइनस V1, और यहाँ से M2 हमने कॉमन ले लिया तो V2 माइनस U2। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे बाई, यहाँ पे लिखते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि हाफ एम यू इनिशियल क्या होगा, ए इनिशियल हो गया, और फाइनल क्या होगा, ए फाइनल हो गया। ठीक है, तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हाफ से हाफ कॉमन लेकर हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, M1 को एक साइड करेंगे और M2 को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट्स? अच्छा, इसमें से M1 हमने कॉमन ले लिया तो U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ से M2 हमने कॉमन ले लिया तो ये V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, A प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं M1 और U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं M2, ये हो जाएगा V2 प्लस U2, और ये हो जाएगा V2 प्लस V2 माइनस U2। ठीक है, इतना हो गया। इसको हमने इक्वेशन कर दिया 2। अब 2 डिवाइडेड 1 करो। अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड 1, 2 में हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 U1 प्लस V1 और U1 माइनस V1, राइट को राइट में और लेफ्ट को, हाँ यहाँ पे कर देंगे M1 U1 माइनस V1। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं M2, ये हो जाएगा V2 प्लस U2, और ये कितना हो जाएगा V2 माइनस U2। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा M2 V2 माइनस U2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, M1 को M1 गया, इससे 1 गया, M2 से M2 गया, इससे 1 गया। ठीक है, तो अब हमारा आ गया U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2। हमको क्या फाइंड करना है, V1 और V2 फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं, E1 U2 पता होता है और हमको V1 V2 फाइंड करना होता है। तो अब हम इसको इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, जिससे पहले हम V2 फाइंड करना चाहते हैं या V1 फाइंड करना चाहते हैं, बताओ क्या?
V1 फाइंड करना चाहते हैं, तो इस केस में V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1 प्लस V1। क्या देखो V2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, V2 इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। इसको पुट कर दो 1 में, लिखो सब्स्टिट्यूटिंग V2 इन इक्वेशन 1। V2 इन इक्वेशन 1। देखो ऐसे हैं कि स्कूल के टीचर तो जो भी होता है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो एसएल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में इजी है। एनसीईआरटी में इजी कैसे है, क्योंकि इसको जीरो लिया हुआ है, U2 को जीरो लिया हुआ है, तो ये सारे इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी कराते हैं एसएल के अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूटिंग V2 इन इक्वेशन 1, तो V2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 और V2 देख रहे हो ना, यही है V2 माइनस V2 की जगह पर पुट कर देते हैं, तो U1 प्लस V1 माइनस U2 और माइनस U2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कहाँ गलती करी, अच्छा ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, V1 यहाँ पे, V1 यहाँ पे, एक साइड करेंगे, है ना। तो और दूसरे कम, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देते हैं, M1 U1। अब इतना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हो सकता है कि थोड़ा M1 के जगह पे M2 इधर उधर आ गया तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2। बता दो यस और नो। अब देखो V1 को एक साइड करते हैं और सबको इस साइड करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस कितना हो जाएगा 2 M2 U2 इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V1, ठीक है। अब यहाँ से U1 कॉमन ले लो, तो M1 माइनस M2 इंटू कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा 2 M2 U2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने अगर V1 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। तो V1 को इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो V1 इक्वल टू इसमें हम क्या कर देंगे, M1 प्लस M2 को डिवाइड कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब इस V1 की वैल्यू थर्ड में पुट करके V2 फाइंड कर लो। देखो इसमें बस उल्टा हो जाएगा, 1 के जगह पे 2 है, 2 के जगह पे 1 है जाएगा। अच्छा बताओ इसमें मुश्किल क्या है, हाँ मुश्किल कुछ तो है नहीं, चलो जल्दी नोट करो। हाँ तो 1 के जगह पे 2 या 2 के जगह पे उधर इधर हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। आप पुट करके अब एक तो करिए जी, अब दूसरा तुम V2 के जस्ट वहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 कर दो, और 2 जहाँ पे है वहाँ पे 1 कर दो, 1 2 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो सिमिलरली लिख दो V2 इक्वल टू क्या कर देंगे, M2 माइनस M1 U2 प्लस 2 M1 U1 M1 प्लस M2, बस ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद में आता है कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन ही रियल कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे इलास्टिक कोलिजन तो पॉसिबल ही नहीं है,
पॉसिबल है? नहीं। तो ये है तुम्हारा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और अभी हमने जैसे बताया सेम उसका भी उसी टाइप से होता है। जैसे ये है तुम्हारा M1 U1, ये है M2 U2, ये क्या है? बिफोर कोलिजन। ये है M1, ये है M2, इधर मूव कर रहा है V से ड्यूरिंग कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन भी ये भी क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। M1 V1 और M2 V2। देखो ऐसा है, अभी हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक जब कोलिजन होगा तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होगा। तो फिर कोलिजन के बाद में जब, अभी हमने जो इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया, कोलिजन के बाद में जब दोनों सेपरेट हो जाएगा तो जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो फिर से अपने शेप साइज को रीगेन कर लेगा, लेकिन इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका एनर्जी इक्वल टू नॉट इसका एनर्जी, यानी कि जो इनिशियल एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, फाइनल एनर्जी क्या होता है? कम होता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, समझ गए? तो लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि पी आई इक्वल टू पी एफ, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2। बता दो यस और नो। इसमें भी दो अननोन है, V1 V2 हमारा क्या है? ये V1 है, ये तुम्हारा V2 है। V1 V2 हमारा क्या है? अननोन है, और U1 U2 नोन है। ठीक है, तो दो अननोन को सोल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? दो चाहिए। तो एक इक्वेशन तो आ गया, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? एक होता है velocity of separation is E times velocity of approach, velocity of approach, velocity of separation is equal to E times, E को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? देखो इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है U1 इज ग्रेटर देन U2, और इसमें कंडीशन है V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है? तो V2 माइनस V1, तो इसमें हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है? तो U1 माइनस U2, तो E टाइम्स U1 माइनस U2। ठीक है, तो एक दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 और 2 को इसके न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा। जैसे परफेक्टली इलास्टिक के लिए कितना होता है? E इक्वल टू, इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इन इलास्टिक के लिए E इक्वल टू कितना होता है? 1 और 0 के बीच में होता है। इस कोलिजन के लिए E की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, और फॉर इलास्टिक E की वैल्यू 1। E इक्वल टू कितना होता है? 1, किसके लिए? फॉर इलास्टिक। ये सब मैंने बुकलेट में कराया हुआ है इलास्टिक। और E इक्वल टू 0 होता है फॉर कंप्लीटली या परफेक्टली
इनएलास्टिक। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर इनइलास्टिक। तो मोस्टली क्वेश्चन उसी पे आता है, वो V1 V2 निकालना। ठीक है, और ये याद रखना है कि इसमें एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, और दो इक्वेशन, दो अननोन, अब इसको सोल्व कर लेना है बस। ठीक है, अब V1 इसमें मास गिवन होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो मास गिवन होगा और उससे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब थर्ड कौन सा है? अच्छा, ये पूछा भी जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिख लो इसको, ई को क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन। क्या? इसेंट्रिसिटी? हाँ, इलिप्स में इसेंट्रिसिटी को भी तो इससे करते हैं, तो नहीं, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखो, इट इज डिफाइंड एज, अब इसी से क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस सही लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of magnitude of velocity of separation to the velocity of approach। ठीक है, तो और थर्ड में क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो उसमें क्या होता है? आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा? साथ साथ मूव करेगा। दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा? साथ साथ मूव करेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, तो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है, तो लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है, कोई भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। तो इससे v निकल जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 m1 प्लस m2 हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ निकाला जाता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें एक और चीज़ निकाला जाता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा। तो इसमें हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? अच्छा, भी कितना हो जाएगा, भी इतना हो जाएगा, भी तो ऑलरेडी मैं निकाला हूं। स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे m1 इंटू m1 प्लस m2 है, नीचे में क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाफ कॉमन ले लेते हैं। अच्छा देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम m1 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो m1 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 u1 स्क्वायर, और m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 u1 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी m1 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो ये सभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या, तो देखो इससे 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 ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, m1 m2 कॉमन ले सकते हैं, तो m1 और अपॉन में तो m1 m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो m1 m2 कॉमन ले लो और 2 m1 प्लस m2 लिख दो, और इसमें कितना हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन में 2 m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, बस हो गया। देखो उसमें है कुछ नहीं, बस इतना ही है और क्या। और क्या किया हमने, कुछ इसमें देखो कोई मुश्किल नहीं है, हमने तो जस्ट अलजबरा अलजबरिक अलजबरा किया, ठीक है। वन डायमेंशन कोलिजन दैट इज हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डिफिनीशन पूछा जाता है, तो डिफिनीशन हमने बता दिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी को लिख दो, ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो कोलिजन इतना ही है, ठीक है।
अच्छा, तो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल में? मेरे स्कूल हम्म। में बताया था इस चैप्टर में तो वैसे बताया होगा तो मैं था नहीं वहाँ पे, अच्छे तो हाँ। तो एब्सेंट थे तो कोई फ्रेंड हो तो उससे पूछ लो, ठीक है। और इसमें एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर करो, ठीक है। इंग्लिश तो नहीं, नहीं सही आएगी शायद इस चैप्टर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, प्रूव करो कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। ये सब कुछ टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मोस्टली ग्रेविटेशनल फोर्स वो या वाला, हाँ, वो कंजर्व ग्रेविटेशनल फोर्स का बताया था शायद इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इम्पोर्टेंट है। कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन आएगा, इलास्टिक कोलिजन बताया ना, वो आ सकता है। और इसमें दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर्कल वाला, वो सब एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि फ्राइडे को मैं कराऊंगा कोलिजन, सॉरी, ये रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन में देखो जो इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर तो कराऊंगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं कराऊंगा, ठीक है। एक रोलिंग चीज़ को, रोलिंग को शायद मैं, रोलिंग मोशन को मैं कराऊंगा फिर से, ठीक है। रोटेशन, ग्रेविटेशन और फ्लूइड, यही चैप्टर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो और कोई डाउट्स है तो पूछो।